रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, नाइन्थ के लिए जो पास्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो हमने लेसन पढ़ा, उसके हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो आज हमें करने हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें जब हम टेक्स्ट के जब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो उसमें आपका जो आप अपना बुक देखेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक्सप्लेन वाई नोमैडिक ट्राइब्स हाँ explain why nomadic tribes need to move from one place to another place. What are the advantages to the environment of this continuous movement? जो nomadic tribes थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी वो पैस्टोरलिस्ट्स जो है वो क्यों एक नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। मॉडर्न वर्ल्ड की बात चल रही है, क्यों वो लोग क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, और इससे एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा मिलता है उनकी जो कंटिन्यूस मूवमेंट है। तो आपने पढ़ा है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स, क्योंकि उन्हें अपने मवेशियों को ग्रेजिंग कराना पड़ता था। तो उससे क्या फ़ायदा होता था एनवायरनमेंट को, और वो ये कि इसका जब हम सलूशन लिखेंगे तो हम इसका सलूशन यानी इसका जो आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो हम ऐसे लिखेंगे कि नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सब्सटेंसेस एंड वे ऑफ लाइफ। तो वे ऑफ लाइफ, वो लोग जो है नोमैडिक ट्राइब्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं ताकि वो अपना जो ज़िंदगी जीने का जो उनका तरीका है उसे मेंटेन कर सकें। एज दे आर इन्वॉल्व इन एनिमल हस्बेंड्री, वो लोग मवेशी पालन करते थे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पैरामाउंट टू देयर एग्जिस्टेंस अलॉन्ग विद फ्रेश पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। एक तो उन्हें उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो ये था पानी और नए नए पास्चर्स, फ्रेश पास्चर्स जहाँ पर फ्रेश घास वगैरह हो जो उनके एनिमल्स को ज़रूरत आती थी, जो ग्रेजिंग करते थे उनके एनिमल्स। When the pasture is completed, they move to next area looking for new grazing lands or grazing grounds. जब वो आपने इस एक पास्चर में जब कंप्लीट होता था घास वास खाना मवेशियों का, तो वो फिर मूव करते थे एक अगली पास्चर की तरफ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो ये था मवेशी पालना, और मवेशियों के लिए उन्हें घास चाहिए थी, जो घास उन्हें एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह ले जाती थी। तो इसका जो एडवांटेज है, द एडवांटेज ऑफ द एनवायरनमेंट एरिया आर एज फॉलो। तो उसका एडवांटेज क्या है एनवायरनमेंट पे, द एनवायरनमेंट गेट्स ए चांस टू रीग्रो एंड रिकवर। एनवायरनमेंट को एक मौका मिल जाता है दोबारा से घास उगाने का और रिकवर होने का, दस मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एरिया। तो इस तरह से वो उस एरिया का, उस पर्टिकुलर एरिया का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रखती है। इट प्रिवेंट्स ओवरग्रेजिंग एज दिस विल लीड टू डिप्लीशन ऑफ फ्यूचर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। इस तरह से जो है ओवरग्रेजिंग भी नहीं होती, और ओवरग्रेजिंग से क्या होता है कि आगे जो आने वाला टाइम होता है जो उसमें जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स में क्या होता है उनकी डिप्लीशन होने से भी उसे रोकता है। द मैन्योर ऑफ द एनिमल्स हेल्प्स इन फर्टिलाइजिंग द सॉइल। जो मवेशी गोबर वगैरह करते हैं वो खाद्य पदार्थ का काम करती है, उससे जो है ज़मीनें फर्टाइल होती थी, विच विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन रिपीटिंग द नोमैडिक प्रोसेस of moving from one location to another as a possibility. तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया कि जब हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन
to another location in order to maintain their substance and way of life. As they are involved in animal husbandry, the availability of water is paramount to their existence along with the fresh pastures for their animals. When the pasture is complete, they move to next area looking for new grazing grounds. The advantage of environment are as follows. The environment gets a chance to regrow and recover, thus maintaining the ecological balance of the area. It prevents overgrazing as this will lead to depletion of future grazing grounds. The manure of the animals helps in the fertilizing the soil, which will be instrumental in repeating the nomadic process of moving from one location to another location as a possibility. तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाँ, discuss why the colonial government in India brought in the following laws. In each case, explain how the law changed the lives of the pastoralists. इसमें आपके वेस्टलैंड्स हैं, उसके लिए क्या रूल्स बने थे, फॉरेस्ट एक्ट क्या बना था 1865 का, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या था और ग्रेजिंग टैक्स क्या था. ठीक है बच्चे. तो आंसर में हम सबसे पहले वेस्टलैंड रूल्स देखेंगे. द कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसिडर्ड ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड्स और वेट वेस्टलैंड्स as unproductive as it neither generated revenue or agriculture produce. In order to bring these wastelands under cultivation, the wasteland rules were enacted throughout India from the mid 19th century. These lands were given to select individuals with various conscience and encouraged to settle them. Most of these lands were earlier used by pastoralists for grazing. The expansion of cultivation meant that there was a decline in the number of pastures and a problem of pastoralists. जब वेस्टलैंड रूल बना तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो ये समझती थी कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड हो या वेस्टलैंड वगैरह है ये सारे अनप्रोडक्टिव है. इसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसमें इसको एग्रीकल्चर के अंडर लाना बहुत ही ज़रूरी है. तो फिर इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया गया. तो इस तरह से बहुत सारी ज़मीन है जो पैस्टोरलिस्ट पहले यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे ग्रेजिंग के लिए, वो ख़त्म हो गई. तो इस तरह से पैस्टोरलिस्ट्स की जो है प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई क्योंकि पास्चर्स कम हो गई, ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो है वो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए. इस तरह से फिर जो अगला एक्ट बना था वो फॉरेस्ट एक्ट था. फॉरेस्ट एक्ट जो था, वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वेयर इनेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर. तो फॉरेस्ट एक्ट जो बनाए गए उसको क्या किया गया कि एक जो कॉमर्शियल टिम्बर जिसमें देवदार है या साल है, कुछ ट्रैक्ट्स फॉरेस्ट वायर डिक्लेयर्ड रिजर्व, कुछ एरिया जो है उसे रिजर्व बनाया गया, विच मीन्स पैस्टोरलिस्ट वायर डिनाइड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट्स. इस तरह से पैस्टोरलिस्ट को वहाँ जाना बंद कर दिया गया. दोज दैट वायर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, जिससे प्रोटेक्टेड कहा गया, पैस्टोरलिस्ट हैड सम customary grazing rights but their movement were restricted severely. वहाँ पर पैस्टोरलिस्ट जो है वो अपने मवेशियों को चारा खिला सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ restrictions फेस करनी पड़ी. These laws were enacted as the colonial authority believed that grazing destroyed spots and depleted the fertility of the forest. It affected the pastoralists in the sense that their movement were restricted with specific timing or to control how much time they spent in the forest. One can safely say their lives were ruled by the permits of the forest department. तो इस तरह से जो रिजर्वेड एरियाज़ बने, जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ बने पैस्टोरलिस्ट्स के लिए, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए.
तो इस तरह से ये समझा जाता कि अगर मवेशी इस जंगलों में जाएंगे तो वो जड़ी बूटियाँ जिससे दवाइयाँ बनती है और जो नए पेड़ उगते हैं उनको खा जाती हैं, उसे जो है हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये एक्ट बनाया गया, फॉरेस्ट एक्ट जो है वो बनाया गया था। इतना भी याद रखें, फॉरेस्ट एक्ट 1826 में बना है कि 1865 में, आई एम नॉट प्योरली श्योर, परहैप्स ये 1856 में है। तो अगला जो है दैट इज़ क्रिमिनल ट्राइब। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसमें क्या था, ये सिर्फ नोमैडिक लोगों के लिए था। नोमैडिक ट्राइब्स वर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रेडिंग ग्राउंड्स। तो नए जो ट्राइब्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ग्रेजिंग ग्राउंड्स की तलाश में। तो इस तरह से क्या हो गया, दिस मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई द सच पीपल, while on the other hand they saw the settled people as peaceful and law abiding। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। एंड फिर जो है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया वो नोमैडिक लोगों के लिए था, जो लोग सस्पिशियस थे या कंटेम्प्ट थे। नोमैडिक ट्राइब्स वर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ द ग्रेजिंग ग्राउंड्स। ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे किसकी तलाश में, किसकी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, दिस मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई सच पीपल व्हेन वन ऑन द अदर हैंड दे सा द सेटल्ड पीपल एंड पीसफुली एंड लॉ अबाइडिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स। तो यहाँ पर ग्रेजिंग टैक्स भी देना पड़ता था उन्हें। ग्रेजिंग टैक्स पेस्टोरलिस्ट को देना पड़ता था कि जहाँ जहाँ से वो ग्रेजिंग करवाते थे अपने मवेशियों की, उनका उसे टैक्स भी देना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ कि ग्रेजिंग टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में 19th सेंचुरी में। 1850 में क्या हुआ कि राइट टू कलेक्ट टैक्स, दीज टैक्स वायर एक्शनड ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को चुना गया और कॉन्ट्रैक्टर्स से कहा गया कि आप ये कलेक्ट किया कीजिए। द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन दियर पार्ट ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज टैक्स एज इट पॉसिबल इन ऑर्डर टू रिकवर द मनी दे पे टू द गवर्नमेंट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उन्होंने पहले ही गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ होता है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लूट मचा रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कलेक्ट कर सकें। इन ऑर्डर टू पे लेस द पैसेंजर्स हैड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स दे लुक फॉर गेजिंग। अब कम टैक्स देने के लिए उन्हें अपने मवेशी भी कम करने पड़े पेस्टोरिस्ट्स को। ठीक है ना बेटे। तो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो तीसरा जो है दैट इज़ गिव रीज़न टू एक्सप्लेन वाई द मासी कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड्स। हमें ये बताइए, कोई एक रीज़न दीजिए, उस एक रीज़न से एक्सप्लेन कीजिए कि जो मासी कम्युनिटी अफ्रीका की है उन्होंने अपनी ग्रेजिंग लैंड्स को कैसे गंवाया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है दैट इज़ इन द लेट 19th सेंचुरी इन व्हाट वुड बी नोन एज द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यूरोपियन imperial powers inclining up the region into different colonies with little to no regard about the local entertainments. In 1885 the land of the uh, Masi land was cut into half with the international boundary between British Kenya and German Tanzania। तो यहाँ पर जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो बहुत थे, वो सॉरी आई मीन वो कीनिया से लेकर तंजानिया तक थे, बड़े ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे जहाँ पर पास्टोरलिस्ट आराम से अपने मवेशियों को चरा सकते थे। लेकिन जब कॉलोनियल पावर्स आए, कॉलोनियल रूल जब आया, उन्होंने जब इलाकों को अपनी कॉलोनी और अपने पावर के अंडर दबाना शुरू कर दिया, तो जो कीनिया है वो जर्मन के अंडर, सॉरी ब्रिटिश के अंडर आ गई, और जो तंजानिया है वो जर्मन के अंडर आ गई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन हो गई, और तो जिसकी वजह से फिर पेस्टोरलिस्ट को मुश्किल हुई। तो उनके जो पास्चर्स हैं वो कम हो गए, और दूसरा वो एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को भी पार नहीं कर सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी मासी कम्युनिटी के लिए जो अफ्रीका में थी। As a result, the best grazing lands were reserved for white settlers, with Masi being pushed to a small area in southern Kenya and northern Tanzania.
तो इसका क्या नतीजा हुआ? इसका ये नतीजा हुआ कि मासीज को धकेला गया कहाँ पर, एक छोटे से एरिया में जो साउदर्न केनिया में है या तंजानिया में। वहाँ से वहाँ के पावर्स ने उनको तंजानिया में फेंक दिया, तंजानिया की एक एरिया में, एक छोटे से एरिया में फेंक दिया, और यहाँ ब्रिटिशर्स ने इनको केनिया के साउदर्न एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो लार्ज एरियाज ऑफ द ग्रेजिंग लैंड्स वेर आल्सो टर्न्ड इनटू गेम रिजर्वर्स लाइक मासी मारा एंड Samburu नेशनल पार्क in Kenya and Serengeti Park in Tanzania. Pastoralists were not allowed to enter these reservoirs. They could neither hunt animals nor graze their herds there in the area. तो बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाए गए, नेशनल पार्क्स बनाए गई, वहाँ पर गॉल्फ वगैरह का वो उन्होंने इस्तेमाल किया था, या पोलो वगैरह खेलने लगे, और जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनको वहाँ पर जाने की कोई अनुमति या इजाज़त नहीं थी। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि देयर आर मैनी सिमिलरिटीज इन द वे विच द मॉडर्न वर्ल्ड फोर्सर इन द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स, तो जिसे हम पैस्टोरल कम्युनिटी भी कहेंगे। तो इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका वेर अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स। इंडिया जो है और ईस्ट अफ्रीका जो है वो हम लोग जो है वो कॉलोनियल पावर्स के अंडर थे हम। देयर वर मैनी सिमिलरिटी इन विच बोथ द रीजन्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय दीज पावर्स। दोनों इलाके, चाहे अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, दोनों के लिए वही कानून बने ताकि उन्हें सप्रेस कर सके, उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके। कौन? जो कॉलोनियल पावर्स थे। फॉरेस्ट लॉ बना जो हमने पढ़ा, तो इस तरह से उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ में उसने किस तरह से रिजर्व कैटेगरी बना दी। कुछ फॉरेस्ट थे जहाँ पर जाने नहीं दिया गया, कुछ फॉरेस्ट से वो लकड़ी अपने लिए लेने लगे, या बॉर्डर्स क्लोज किए गए, जो हमने अभी पढ़ा केनिया और इसके तंजानिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बाउंड्री वगैरह खींची गई, उससे भी प्रॉब्लम्स वगैरह हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारे चारों क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप अपनी एक कॉपी मेंटेन करेंगे। कॉपी मेंटेन करने के बाद क्या करेंगे, आप ये सब लिखते जाएंगे। जो मैंने क्वेश्चंस इसमें दिए हैं वो सब आप उठाएंगे और लिखेंगे और एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के साथ साथ आप याद भी करेंगे, और इंशाल्लाह कभी स्कूल खुला तो हम ये क्वेश्चंस सुनाएंगे आपसे। एंड इतना है कि आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँ कि मेरी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बात कर सकता। अब मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो किस तरह से मुझे समझ लें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस अंदाज से समझाने की। तो दुआओं की आपसे इल्तिजा है कि आप दुआ करें ताकि मेरी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, और आपसे ये कहूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, लेक्चर देखने के बाद एक लाइक किया कीजिए और एक कमेंट किया कीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे और अपने घरों में रहिए। एहतियात कीजिए, बहुत बड़ी वबा चल रही है पूरी दुनिया में, खासकर इंडिया को इसने दूसरी बार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखते होंगे, हाथ साबुन से बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें और प्रॉपर SOPs फॉलो करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। अपने घर वालों को भी कहें और अपनी सोसाइटी को भी कहें, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम पढ़े लिखे हैं, यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चंस वगैरह जो हैं जो आप बनाते हैं कॉपी पे, प्लीज़ काइंडली उस कॉपी को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, ताकि अगले साल और किसी के वो काम आ सकें। आप सेल्फ़िश नेचर मत रखिए, आप सेल्फ़िश मत बनिए। आप अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो अपना जो है ये कॉपी वगैरह मेंटेन करके रखा कीजिए, सो दैट कि अगले साल ये किसी और के काम आ सके। ठीक है ना। तो आपसे विदा चाहूँगा तब कल के नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।